दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ऐतिहासिक विकास क्रम को समझते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश के शासनकाल से लेकर जब 1946 में संविधान सभा का गठन होगा तो बीच में किस प्रकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, तो इसी को आज हम समझने वाले हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की अनुमति से 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन भारत की राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाकर दो युद्ध हुए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निर्णायक साबित हुए। इनमें से पहला युद्ध था 1757 का प्लासी का युद्ध तथा 1764 का बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इसके साथ ही 1765 से लेकर 1772 तक उसे द्वैध शासन का प्रयोग करने का भी अवसर मिला। 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के नवाब को शक्तियों से वंचित कर दिया और एक नया पद का सृजन किया, उपनजीम। समस्त शक्तियां उपनजीम के पद में निहित थी, जबकि नाम मात्र का बंगाल का नवाब बनाया गया, अर्थात अधिकार उपनजीम में थे जबकि उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब पर। ऐसी स्थिति में अगर कोई आकस्मिक आपदा विपदा आती तो ब्रिटिश उससे बच जाते और उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब पर ठहरता। तो ऐसी स्थिति में उपनजीम पद पर जाहिर सी बात है उसी व्यक्ति को बैठाया जाता जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती। इसी को इतिहास में द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है और यह द्वैध शासन 1765 से 72 तक चलता है। 1772 में एक बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है जिसका नाम होता वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है और फिर 1773 में वारेन हेस्टिंग्स का जो काल है वो 1772 से लेकर 1784 के बीच है। तो हम समझेंगे 1773 में वारेन हेस्टिंग्स के काल में एक अधिनियम पारित होता है, उसी को बंगाल का रेगुलेटिंग अधिनियम कहा जाता है। 1773 का 1773 का बंगाल रेगुलेटिंग अधिनियम कहा जाता है। यह अधिनियम संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? तो पहला हम रीजन समझते हैं क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे व राजनीतिक कार्य थे उसको मान्यता प्रदान की गई। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी का कंट्रोल व प्रभुत्व भारत में मजबूत हुआ और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और इसी के साथ फिर कई इसमें प्रावधान किए गए। तो आइए हम समझते हैं 1773
1773 का बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया जाता है, तो 1773 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी बंगाल के सिंगल जी को डबल जी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और कि उसकी सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव 4 मेंबर की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जो बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करती। और इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियां प्रमुख हुआ करती थी। एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी थी और तीसरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। अभी तक तीनों प्रेसिडेंसियां अपने कर्मचारियों अधिकारियों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी, लेकिन पहली बार क्या होगा कि बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अर्थात कलकत्ता अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरी तरीके से कंट्रोल रखने लगा, सुपरविजन करने लगा मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर। तो ये दूसरा परिवर्तन किया गया। तीसरा परिवर्तन क्या किया गया, 1773 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्या की गई, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजाह एम्पे को बनाया गया तथा अन्य 3 न्यायाधीशों की और नियुक्ति की गई। तो इस 1773 अगर पूछा जाए पहली बार ब्रिटिश काल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो पहला न्यायाधीश कौन था और वह कहाँ ये सुप्रीम कोर्ट बना, तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया। और पहला न्यायाधीश कौन था, एलिजाह एम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश था और साथ ही 3 अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया गया। अगला क्या किया गया, तो 1773 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1773 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के कर्मचारी थे अभी तक वो निजी व्यापार करके माला माल होते थे तथा यहाँ से बहुत सारा रिश्वत ले जाकर अपने रिश्तेदारों व परिवारों को भेजते थे। लेकिन पहली बार होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्हें निजी व्यापार करने से रोक दिया गया तथा उन्हें रिश्वत व उपहार लेना भारतीय लोगों से भी मना कर दिया गया। तो ये 1773 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया। अगला क्या किया गया, तो सबसे लास्ट आपका पॉइंट था कि 1773 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही 1773 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यानी COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती की गई, की नियुक्ति की गई ताकि कंपनी के कर्मचारियों तथा उसके काम काजों पर गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अनिवार्य कर दिया गया कि वो नागरिक, सैन्य तथा राजस्व, सिविल, रेवेन्यू तथा मिलिट्री जैसे मामलों में वो प्रत्येक पल क्या करेंगे, जानकारी ब्रिटिश सरकार को सौंपेंगे ताकि कंपनी के कर्मचारी निरंकुश भारत में ना हो पाएं। इस प्रकार एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक जो व्यापारी के रूप में भारत आई थी वह राजा निर्माता की भूमिका निभाने लगी और भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव की शुरुआत कर दी। तो ये था 1773 का बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट।
आगे चलकर 1773 की बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको सुधारने का प्रयास 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किया जाएगा तथा आगे चलकर आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और सबसे लास्ट में आपको बता दें, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तो आप लोग जान चुके हो वारेन हेस्टिंग्स था। अगर ये पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर केवल गवर्नर सिंघल जी पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स। अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तब भी आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद।